एग्जामायरा स्टडी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को पकड़ते हैं जो हर जगह है, मोशन यानी गति। सीटेट और यूपीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी भी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, गति आखिर है क्या? हमारी सामग्री में एक बहुत अच्छी तस्वीर है। एक तरफ पार्क में एक पेड़ और बेंच है और दूसरी तरफ सड़क पर एक चलती हुई कार। ठीक है। पेड़ और बेंच को विराम यानी रेस्ट में बताया गया है और कार को गति यानी मोशन में। यहाँ से हमें दो जादुई शब्द मिलते हैं, समय और स्थिति। परिभाषा बहुत सरल है। अगर किसी वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन समय के साथ बदल रही है तो वो गति में है, और अगर नहीं बदल रही तो वो विराम में है। सिंपल। ठीक है, ये तो समझ आता है। जैसे उड़ते हुए पक्षी, उनकी स्थिति हर पल बदल रही है तो वो गति में है। या हमारी नसों में जो खून बह रहा है। लेकिन यहाँ एक बारीकी है जिस पर हमारी सामग्री ध्यान दिला रही है, संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। ये क्या चीज है? ये गति के पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है। असल में कोई भी चीज अपने आप में न तो गति में होती है न ही विराम में। सब कुछ तुलनात्मक है। तुलनात्मक मतलब जब हम कहते हैं कि कार चल रही है तो हमारा अनकहा मतलब होता है कि वो सड़क के मुकाबले या उस पेड़ के मुकाबले अपनी जगह बदल रही है। अच्छा, यहाँ सड़क या पेड़ हमारा संदर्भ बिंदु है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चलती हुई ट्रेन में बैठा हूँ तो मेरे लिए मेरे साथ बैठा यात्री तो विराम अवस्था में है। हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के मुकाबले अपनी जगह नहीं बदल रहे। लेकिन जो इंसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके लिए हम दोनों बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो सापेक्ष गति का सिद्धांत है जिसकी नींव इसी संदर्भ बिंदु पर रखी है। हमारी सामग्री में एक और उदाहरण है। मेरा घर अस्पताल से 2 किलोमीटर उत्तर में है। हाँ, यहाँ हम घर की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन किसके संदर्भ में? अस्पताल के। अगर हम सिर्फ कहें मेरा घर यहाँ है तो इसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है। अस्पताल वो ओरिजिन पॉइंट है जिससे हमने अपनी दुनिया को नापना शुरू किया। तो एग्जाम के लिए पहला नियम याद रखें, बिना संदर्भ बिंदु के गति और विराम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। खैर, अब जब हमने ये तय कर लिया है कि गति को नापने के लिए एक शुरुआती बिंदु चाहिए, तो अब इस पर आते हैं कि गति कितने तरीकों से हो सकती है। मतलब मैं सीधा भी चल सकता हूँ, गोल गोल भी घूम सकता हूँ, हाँ, या एक मक्खी की तरह पूरे कमरे में कहीं भी उड़ सकता हूँ। क्या फिजिक्स इन सब में फर्क करता है? बिल्कुल करता है। और इसे समझने के लिए फिजिक्स ने गति को 3 श्रेणियों में बांटा है। इन्हें हम विमीय गति या डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ओके। पहली है सबसे सीधी साधी एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन। नाम से लग रहा है, एक सीधी रेखा में। हाँ, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, इसमें उसकी स्थिति बताने के लिए हमें सिर्फ एक अक्ष मतलब एक एक्सिस की जरूरत होती है। जैसे हाईवे पर सीधी चलती हुई कार या ट्रेन जो सीधी पटरी पर जा रही है। हमारी सामग्री में एक और अच्छा उदाहरण है, ऊंचाई से सीधा नीचे गिरता हुआ पत्थर। एकदम सही, वो भी तो एक सीधी रेखा में ही नीचे आता है। इसे रेखीय गति भी कहते हैं। तो सीटेट यूपीटेट में अगर प्रश्नों में सीधी सड़क, सीधी पटरी जैसे शब्द दिखें तो समझ जाइए कि बात एक विमीय गति की हो रही है। ठीक है। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर वस्तु सीधी रेखा में न चले, जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर। हाँ, वो तो किनारे से टकराकर मुड़ता है, तब तो वो आगे भी बढ़ रहा है और दाएं बाएं भी जा रहा है। मतलब उसकी स्थिति बताने के लिए हमें 2 जानकारियों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। वो एक्स अक्ष पर कितना चला और वाई अक्ष पर कितना। तो क्या यही द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन? यही है। जब कोई वस्तु किसी समतल या प्लेन पर चलती है तो उसकी गति द्विविमीय होती है। इसकी पहचान है वक्र पथ यानी कर्व्ड पाथ। अच्छा। इसके क्लासिक उदाहरण जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो है भाला फेंकना, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसमें भाला आगे भी जाता है और ऊपर नीचे भी होता है। हाँ, या फिर गोल ट्रैक पर दौड़ना, सर्कुलर मोशन, या जमीन पर रेंगती हुई चींटी। इन सब में हमें 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है। समझ गया। एक सीधी लाइन मतलब 1D, एक सपाट सतह मतलब 2D। तो फिर त्रिविमीय गति का मतलब हुआ जब कोई चीज हवा में या स्पेस में हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बदल रही हो। एग्जैक्टली।
जब गति किसी खुले स्पेस में होती है तो वो त्रिविमीय यानी 3D होती है, जैसे आकाश में उड़ता हवाई जहाज। हाँ, वो आगे भी जा रहा है, दाएं बाएं भी मुड़ सकता है और ऊपर नीचे भी। सही कहा। या उड़ती हुई पतंग या किसी डिब्बे में बंद गैस के अणु जो हर संभव दिशा में भाग रहे हैं। ये सब 3D गति के बेहतरीन उदाहरण हैं। कार की होती है, ये तो साफ हो गया। लेकिन गति को नापने के लिए क्या हमें कुछ और भी जानना जरूरी है? सामग्री में अदिश और सदिश राशियों का जिक्र है, स्केलर और वेक्टर। ये हमेशा से ही थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी पहेली का हल इसी में छिपा है। अच्छा। कल्पना कीजिए आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और वो पूछता है कितना समय हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा 10 बजे हैं। बस बात खत्म। आपने कभी ऐसा कहा है 10 बजे हैं उत्तर दिशा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बेवकूफी लगेगी। यही अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, वो भौतिक राशि जिसे पूरी तरह बताने के लिए सिर्फ उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। जैसे समय, दूरी, द्रव्यमान। मात्रा बताई और बात पूरी हो गई। हाँ। तो इसका मतलब सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, इसका ठीक उल्टा होगी, जिसमें दिशा के बिना बात अधूरी रह जाएगी। एकदम। अगर मैं आपसे कहूँ दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाओ, तो आपका अगला सवाल क्या होगा? मैं पूछूंगा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, मतलब धक्का देना है या खींचना है। बस यही सदिश राशि है, वो राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी अनिवार्य है। और सबसे मजेदार बात यह है कि दिशा बदलते ही राशि का असर बदल जाता है। हाँ, 10 न्यूटन का बल अंदर की तरफ दरवाजा बंद कर देगा और बाहर की तरफ खोल देगा। बिल्कुल। बल, वेग और विस्थापन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो नियम सीधा है, जिसमें दिशा मायने रखे वो सदिश, जिसमें न रखे वो अदिश। वाह, ये अंतर तो अब एकदम साफ हो गया और मुझे लग रहा है कि अब हम अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने के बहुत करीब आ गए हैं। यहीं से दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट आता है, जो अदिश और सदिश के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। पहले दूरी की बात करते हैं। दूरी की परिभाषा बहुत सीधी है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई, टोटल पाथ लेंथ। मान लीजिए आप घर से निकलकर पहले दोस्त के घर गए, फिर बाजार गए और फिर ऑफिस पहुंचे। ठीक है। इन सभी रास्तों की कुल लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो वो दूरी होगी। ये एक अदिश राशि है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप किस दिशा में गए, बस ये मतलब है कि आप कितना चले। हाँ। और इसीलिए अगर गाड़ी चली है तो दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, मीटर हमेशा आगे ही बढ़ेगा और ये रास्ते पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। अब आते हैं विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को हमारी सामग्री में शॉर्टकट कहा गया है और ये एकदम सही शब्द है। शॉर्टकट? हाँ, विस्थापन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ कहाँ घूम कर आएं। वो बस 2 चीजें देखता है, आपकी शुरुआती बिंदु इनिशियल पॉइंट और आपका अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट। अच्छा। और इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी सीधी दूरी होती है वही विस्थापन है। हाँ, अच्छा, तो ये एक सदिश राशि हुई क्योंकि इसमें शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ एक खास दिशा होती है। मतलब अगर मैं घर से ऑफिस गया तो मेरा विस्थापन होगा घर से ऑफिस की तरफ 10 किलोमीटर। हाँ, और यहीं से सारा खेल बदल जाता है, क्योंकि विस्थापन सिर्फ शुरुआती और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, इसलिए ये शून्य भी हो सकता है। शून्य? हाँ, और नेगेटिव भी। चलिए अब अपनी पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए आप सुबह घर से ऑफिस गए, जो 10 किलोमीटर दूर है, और शाम को ऑफिस से वापस घर आ गए। तो मैंने कुल दूरी तय की 10 किलोमीटर जाने की और 10 किलोमीटर आने की, यानी 20 किलोमीटर। सही है। आपकी गाड़ी का मीटर 20 किलोमीटर दिखाएगा, ये आपकी दूरी है। लेकिन आपका विस्थापन कितना हुआ? आपका शुरुआती बिंदु क्या था? मेरा घर। और दिन खत्म होने पर आपका अंतिम बिंदु क्या है? वो भी मेरा घर ही है। अरे, इसका मतलब मेरा शुरुआती और अंतिम बिंदु एक ही है, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी तो शून्य हुई। यही है वो पहेली का हल। आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन आपका कुल विस्थापन शून्य है। फिजिक्स की नजर में आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, इसलिए आप विस्थापित हुए ही नहीं। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है और यहीं पर वो एग्जाम फॉर्मूला काम आता है जो सामग्री में दिया गया है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या उसके बराबर। हाँ, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
बराबर सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले और वापस ना मोड़े। तब उसका कुल रास्ता और शॉर्टकट एक ही होगा। बिल्कुल। बाकी हर केस में दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा ही होगी। चलिए इसे कुछ और केस स्टडी से पक्का करते हैं। सामग्री में एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक एथलीट 400 मीटर के ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। बताइए उसकी दूरी कितनी होगी? उसने ट्रैक पर कितना रास्ता तय किया? पूरा एक चक्कर, मतलब ट्रैक की लंबाई के बराबर, तो दूरी हुई 400 मीटर। और विस्थापन, वो जहां से दौड़ना शुरू किया, चक्कर पूरा करके वहीं वापस आ गया, तो 0। क्योंकि शुरुआती और अंतिम बिंदु एक ही है। ये तो अब एकदम साफ हो गया। चलिए एक और केस देखते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। एक व्यक्ति पहले 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर वहां से मुड़कर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, दूरी निकालना तो आसान है। कुल रास्ता जोड़ दो, 12 + 5 यानी 17 किलोमीटर। ये तो हो गई दूरी। लेकिन विस्थापन के लिए हमें शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच एक सीधी रेखा खींचनी होगी। और वो सीधी रेखा एक समकोण त्रिभुज का कर्ण बन जाएगी, जिसे निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। विस्थापन होगा √12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यानी √144 + 25, जो हुआ √169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो विस्थापन हुआ 13 किलोमीटर। ये केस भी साबित करता है कि दूरी जो 17 किलोमीटर थी, विस्थापन से ज्यादा है। बिल्कुल। तो सीटेट यूपीटेट के लिए प्रोटिप यही है, अगर प्रश्न में वापस लौटना, पूरा चक्कर लगाना जैसे शब्द आए, तो विस्थापन के 0 होने की संभावना पर जरूर गौर करें। ठीक है। और हमारे पास कुछ एग्जाम कैप्सूल के सवाल भी हैं। पहला सवाल, क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। ये भौतिक रूप से असंभव है। शॉर्टकट कभी भी लंबे रास्ते से बड़ा नहीं हो सकता। क्या एक सीधी रेखा में बिना मुड़े चलने पर दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं? हाँ बिल्कुल, यही वो एकमात्र स्थिति है जब दूरी और विस्थापन का मान बराबर होता है। और आखिरी सवाल, क्या एक चलती हुई वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसा हमने वृत्तीय गति और घर से ऑफिस जाकर वापस आने वाले उदाहरण में देखा। अगर वस्तु अपनी शुरुआती जगह पर लौट आए तो विस्थापन 0 होगा। तो आज की पूरी चर्चा का सार ये है कि गति एक सापेक्ष अवधारणा है। इसे समझने के लिए हमें संदर्भ बिंदु, गति के प्रकार और अदिश सदिश राशियों के बीच के फर्क को समझना होगा। और सबसे बढ़कर तय किए गए कुल रास्ते यानी दूरी और सबसे छोटे रास्ते यानी विस्थापन के बीच का अंतर ही वो चाबी है जो इस अध्याय के मुश्किल सवालों को भी खोल देती है।